हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स एजुकेशन कोटपुतली पे। तो आज अपनी थ्योरी की क्लास है कंप्यूटर की। इससे पहले मैंने 3-4 क्लासें डाल रखी है कंप्यूटर थ्योरी के लिए बेसिक। तो अपन आज कंप्यूटर की जनरेशन इसके अंदर कवर करेंगे और उससे पहले थोड़ा कंप्यूटर बेसिक के बारे में भी जानेंगे। तो सभी साथी एक बार चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन, आगे कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, कौन कौन सी हैं, वो जानेंगे। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणना करने, डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने, व्यवस्थित करने और पुनः प्राप्त करने तथा अन्य मशीन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। कंप्यूटर की डेफिनेशन को हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि जो भी हम यूजर के द्वारा कंप्यूटर में जो भी इनपुट दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उनको प्रोसेस करेगा। अपन जो भी रिजल्ट लेना चाहते हैं प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देगा आउटपुट के रूप में। तो ये काम करता है कंप्यूटर। नेक्स्ट है, अपन डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी को, हर एक चीज़ को अच्छे से। आसान भाषा में अपन समझ सकते हैं कि कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेसिंग करके परिणाम उत्पन्न करता है। इसके अलावा कंप्यूटर को स्टोरेज डिवाइस में डेटा को लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। जो स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर अपन कंप्यूटर के अंदर डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि अपन जब भी जरूरत हो तो अपन वहाँ से ले सकते हैं। शब्द कंप्यूटर इंग्लिश शब्द, ये जो कंप्यूटर शब्द है जो कहाँ से इंग्लिश के कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका हिंदी का मतलब है गणना करना। इसका मतलब है गणना करना। आज से कई सौ साल पहले यह शब्द उस व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता था जो गणना करते थे, गणितज्ञ थे। जब यही काम बाद में कंप्यूटर करने लगा। पहले व्यक्ति करते थे कैलकुलेशन करने का, लेकिन अब बाद में क्या हुआ, कंप्यूटर करने लगे तो इन्हें इसको क्या करने लगे, गणक यंत्र यानी कैलकुलेटिंग मशीन कहा जाने लगा। नेक्स्ट है इसमें, हालांकि शुरुआती कंप्यूटर आज जितने आधुनिक नहीं थे। जो पहले वाले कंप्यूटर थे वो पहले बड़े थे, रूम के आकार के साइज के थे, इतने मॉडर्न नहीं थे जो आज हैं। अपन कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई मतलब इतना शॉर्ट इतना काम हो गया कि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि अपन आसानी से वो चीज़ सिस्टम को, लैपटॉप को कहीं भी ले जा सकते। पहले कंप्यूटर क्या बहुत साइज में बड़े होते थे, स्लो भी होते थे, और अब चेंज हो गया, चीज़ें बदल गई हैं। सिर्फ तेजी से गणना करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। इसके उपयुक्त आधुनिक कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन है। जो आधुनिक कंप्यूटर है वो क्या है, प्रोग्रामेबल मशीन होती हैं, जिनसे प्रत्येक कार्य करवाने के लिए प्रोग्राम लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। यह निर्देशों का एक समूह होता है, इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी निर्देशों का समूह क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जो भी अपन इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे, तो उनका एक समूह होगा। तो वो कंप्यूटर को बताता है कि हमें क्या करना और कैसे करना और कब करना, जो कहलाएगा सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर की फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसके अंदर सी फॉर कॉमनली यानी सामान्य रूप से ऑपरेटेड, ये गणना करेगा इसमें। मशीन यानी मशीन होगा। पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फॉर टेक्निकली, तकनीकी क्षेत्र के अंदर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ई फॉर एजुकेशन यानी शिक्षा में, शिक्षा के अंदर भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आर फॉर रिसर्च यानी रिसर्च के क्षेत्र में जो भी वैज्ञानिक साइंटिस्ट के जो भी रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म थी। तो जान सकते हैं कंप्यूटर के से अपने क्या क्या कर सकते हैं वो जानते हैं। अक्सर नए उपयोगकर्ता को पता नहीं होता कि वो कंप्यूटर में क्या कर सकता है। उन आप उनमें से हैं तो बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। यानी अपन कंप्यूटर ऐसी है कि अपन बार बार प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी चीज़ है जो इतनी हार्ड नहीं होती, अगर अपन उस पर टाइम दे, उस पर वर्क करें तो अच्छे से अपन उसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कंप्यूटर के बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानते हैं अपन।
कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। पहला है विभिन्न सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। तो MS वर्ड के अंदर अपन कुछ भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर कोई भी शीट तैयार कर सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर कोई भी PPT प्रेजेंटेशन देते हैं, वो अपन तैयार कर सकते हैं। ये क्या MS ऑफिस के क्या है, ये टूल्स हैं यानी सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस के, जो अपन इसके आपसे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं इसके द्वारा। एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, वीडियो गेम खेलना जैसी कई गतिविधियां की जा सकती है कंप्यूटर के द्वारा। अपन क्या कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक सुनना, मूवीज़ देखना, वीडियो गेम खेलना, कई जैसी एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियां कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फाइलों को विभिन्न प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। अपन जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, फाइल डेटा होते हैं, उनको स्टोर करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो तो अपन ले भी सकते हैं। तो ये मुख्य कार्य है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर फैमिली दोस्तों से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपन दोस्तों से फैमिली से जुड़ सकते हैं और इंटरनेट कनेक्ट करके वेब ब्राउज भी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की कार्य हैं। पिक्चर वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकते हैं और ईमेल भेज सकते हैं, सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं ईमेल कंप्यूटर के थ्रू। तो ये मेन कार्य हैं कंप्यूटर के। अब कंप्यूटर की कार्य प्रणाली देखते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए मुख्य रूप से इन 4 प्रक्रियाओं को करता है। यूजर से निर्देश लेगा, क्या इंस्ट्रक्शन लेगा, उसके आधार पर प्रोसेस करेगा, अंत में प्रोसेस किए गए डेटा को स्टोर करेगा और डिस्प्ले करना इन कार्य इनपुट करेगा। फिर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। क्या करेगा, अपन यूजर के द्वारा इनपुट देंगे, ठीक है। यूजर से क्या लेगा, इनपुट लेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा और इसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। और प्रोसेस किए गए डेटा को क्या करेगा, स्टोर करेगा और स्टोर करके अपन क्या आउटपुट दिखा देगा, अपन को आउटपुट देगा। तो ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है। तो अपन इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। पहले इनपुट लेगा, इनपुट लेके उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके उसको मेमोरी के अंदर स्टोर करेगा और अपन को आउटपुट के रूप में शो करेगा और आउटपुट मिल जाएगा। अब इनपुट क्या है, इनपुट वह निर्देश अथवा कमांड जो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दी जाती है। इनपुट क्या होता है कि वह कमांड या इंस्ट्रक्शन जो अपन यूजर के द्वारा कंप्यूटर को दी जाती है उसको क्या कहेंगे, इनपुट कहते हैं। ऐसा करने से यूजर इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस इत्यादि का उपयोग करते हैं। अपन जो भी इनपुट देते हैं किसके थ्रू देंगे, क्या तो कीबोर्ड के थ्रू देंगे या माउस के, जो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है उसके थ्रू इनपुट देंगे। इसके अलावा डेटा को सिस्टम कई प्रकार तरीकों से एंटर किया जा सकता है। प्रोसेसिंग, इसके अंतर्गत कंप्यूटर यूजर द्वारा फीड किए गए इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग क्या होगा कि कंप्यूटर यूजर के द्वारा जो भी जिस तरीके का अपन इंस्ट्रक्शन देंगे उसके बेस पे उसको प्रोसेस करेगा, किसको, डेटा को जो यूजर के द्वारा दिया गया है। और इस कार्य को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिम्मेदार CPU के अंदर जाएगा और ये कौन, CPU इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदार होगा और यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को डेटा के हेर फेर करके साथ ही सार्थक जानकारी में कन्वर्ट करेगा। इन जो भी जैसा भी जिस टाइप का डेटा अपन दिए हैं तो CPU की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उससे रिलेटेड ही अपने को उस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके रिजल्ट देगा। और आमतौर पर प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। जो CPU है उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर का ब्रेन कहेंगे या मस्तिष्क कहेंगे कंप्यूटर का, यही याद रखना। किसको, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। आउटपुट क्या है, आउटपुट के बारे में जानते हैं। आउटपुट, इनपुट दिए गए डेटा को प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइस को जो भेज देता है ताकि यूजर प्राप्त कर सके, वो आउटपुट होता है। आउटपुट होता है कि यूजर के द्वारा जो अपन इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद में जो अपन रिजल्ट प्रोसेस होकर स्टोर होकर फिर जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। यानी रिजल्ट के रूप में जो आउटपुट लेते हैं वो आउटपुट कहलाएगा। मुख्य रूप से आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए डिस्प्ले डिवाइस, मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। अपन जो भी आउटपुट ले रहे हैं तो वो क्या, किसका, इसमें मॉनिटर का। एक तरह से अब जब आप क्लास ले रहे पढ़ रहे, ये सामने क्या एक तरह से मॉनिटर का है, क्या ये मॉनिटर है, तो इसके हिसाब से हम देख पा रहे हैं, ठीक है। वही कंप्यूटर जब आपको इसी डिस्प्ले पर दिखाई देता है, जो भी आउटपुट है वो अपन को कहाँ दिखाएगा, कंप्यूटर के मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा, तो होगा आउटपुट।
स्टोरेज क्या है? इस स्टेप में यूजर प्रोसेस किए गए डेटा अथवा जानकारी भविष्य में फिर से उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में स्टोर करता है। तो स्टोरेज क्या होता है कि वह डिवाइस होती है जिसके अंदर अपन कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं या कोई भी डेटा पे अपन काम करते हैं उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर, तो अपन उसको इन फ्यूचर के लिए सेव करते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत हो तो अपन ले सकते हैं। तो ये होता है स्टोरेज। अब कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर को किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जो एक मैथमेटिशियन थे, जो इनके द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। अगर आप आधुनिक कंप्यूटर को देखें तो उसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि इसमें कई लोगों का योगदान रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत से लोगों के पीछे इसका हाथ है, बहुत लोगों ने इस पर वर्क किया। तो इस कंप्यूटर का आविष्कार मेनली अकॉर्डिंग बुक्स के चार्ल्स बेबेज को बताया गया है। और चूंकि चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाई गई मशीन थी एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ने आधुनिक कंप्यूटर विकसित करने में सबसे अहम योगदान दिया, और इसलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को इसलिए जनक कहा जाता है, वरना कंप्यूटर को बनाने के लिए बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूरी एक टीम के रूप में बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने वर्क किया था। लेकिन जो चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन थे इनकी, तो ये विकसित किया था इन्होंने, तो इसकी वजह से इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था कंप्यूटर को बनाने के लिए। तो इनको फिर कंप्यूटर का जनक यानी पिता कहा गया। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। अब भारत में कंप्यूटर का इतिहास है। कंप्यूटर की खोज कई साल बाद लगभग 1953 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI ने भारत के पहले एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की थी। 1953 के अंदर भारतीय सांख्यिकी संस्थान है, उनके द्वारा एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की थी। इसके कुछ ही सालों बाद 1955 में ह्यूमन इक्विपमेंट HEC-2M को विदेश से आयात किया था। HEC की फुल फॉर्म है ह्यूमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। HEC जो HEC है ह्यूमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको विदेश से आयात किया गया, जिससे भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर कहा गया। हालांकि तकनीकी रूप से टिपरैक है, तकनीकी रूप से इसी फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक। इस टिपरैक की फुल फॉर्म है, जो टाटा कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। भारत में विकसित किया गया था क्या? जो टिपरैक है कैलकुलेटर, इसकी उपाधि दी जानी चाहिए थी। जो टिपरैक है वो यहीं पे डेवलप हुआ, जो भारत में विकसित किया गया था। जिस टीम ने विकसित किया था उसकी अगुवाई में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे कंप्यूटर के, जिनका नाम था रंगास्वामी नरसिम्हन थे, जो भारतीय वैज्ञानिक थे कंप्यूटर के। अब कंप्यूटर की जनरेशन देखते हैं, कौन कौन सी जनरेशन है। पहली जनरेशन देखते हैं। कंप्यूटर की प्रथम जनरेशन का समय था 1940 से लेके 1956 के बीच में। 1940 से और 56 के बीच में फर्स्ट जनरेशन का आविष्कार होता है। और कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1940 हुई की जॉन मैकार्थे और जे प्रस्पर एकर्ट ने मिलकर ENIAC को विकसित किया गया। किसको? ENIAC को विकसित किया गया, और इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में डेवलप किया गया? तो वो प्रथम पीढ़ी में किया गया था। यह साइज में काफ़ी बड़े होते थे, जिसके कारण ये पूरे कमरे की जगह घेर लेते थे। पहले जो कंप्यूटर थे पहली पीढ़ी के, तो एक कमरे के रूप में बड़े बड़े साइज के हुआ करते थे, जो एक कमरे का रूप लिए रखते थे। तो आकार में कैसे होते थे? बड़े होते थे। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित थे। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर पंच कार्ड पर आधारित हैं? फर्स्ट पीढ़ी पे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पंच कार्ड पे आधारित कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो वह पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो पंच कार्ड पे आधारित है, और इनमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था? वो किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया यानी इस्तेमाल किया गया। और प्रोग्रामिंग के लिए मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल
लिया गया था इस जनरेशन के अंदर। कौन कौन से कंप्यूटर थे वो पहली जनरेशन के? एनीएक थे, एडवेक थे और यूनिवेक थे। ये कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर, याद रखना। अब सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के बदले किसका? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का और सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज पहले के मुकाबले काफ़ी छोटे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का साइज क्या छोटा होता गया। तो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का साइज क्या कमरे के एकदम बड़ा साइज था, दूसरी के अंदर थोड़ा कम हुआ उसके मुकाबले। इसके अलावा पहली पीढ़ी की तुलना में कम बिजली खर्च करने के साथ साथ अधिक सस्ते होते थे। हालांकि डेटा इनपुट के लिए अभी भी पंच कार्ड का इस्तेमाल लिया जाता था। इसी बीच उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल और फोर्टन का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोबोल और फोर्टन जो लैंग्वेज है कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज़ किया गया, यानी कौन सी पीढ़ी के दौरान इनका यूज किया गया? तो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया गया था। जो इनका कार्यकाल है 1956 से लेके 1963, यानी 1956 से लेके 1963 के बीच में तृतीय पीढ़ी यानी सेकंड पीढ़ी का आविष्कार किया गया। कंप्यूटर कौन कौन से हैं सेकंड पीढ़ी के? IBM 7094, CDC 1604, यूनिवेक 1108 और हैनीवेल 400 एक्स्ट्रा। ये कंप्यूटर हैं जो सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है थर्ड पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी। इसका आविष्कार तीसरी पीढ़ी में 1963 से लेके 1971 इसके बीच में इस पीढ़ी का आविष्कार होता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पिछली दो पीढ़ियों से बेहतर थे क्योंकि इसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार होता है। IC के उपयोग से कंप्यूटर के आकार में काफ़ी छोटा कर दिया गया, यानी इनके साइज और भी छोटे हुए कंपेरिजन टू जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है उनके कंपेरिजन किया जाए तो थर्ड पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर की साइज छोटी थी। इसके अलावा जब हम कम बिजली खर्च करते हैं साथ में ही कम गर्मी उत्पन्न करते थे तो इनपुट डेटा करने के लिए भी अब माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल होने लगा था। तो माउस और कीबोर्ड का यूज कब कौन सी पीढ़ी के अंदर होने लगा था? वो तीसरी पीढ़ी के अंदर होने लगा था। इसके अलावा इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग और मल्टीपल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पर भी काम किया गया। अब क्वेश्चन बन सकता है कि कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया? तो वो तीसरी पीढ़ी के अंदर किया गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कब यूज किया? वो तीसरी पीढ़ी के अंदर, जो इसके अंदर है टाइम शेयरिंग और मल्टीपल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का यूज भी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। अब कौन कौन से कंप्यूटर हैं? IBM 360 है, ICL 2900 है, PDP और TDC 316। तो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के 1971 से लेके 1980 ये इसका कार्यकाल है फोर्थ जनरेशन का। चौथी जनरेशन कंप्यूटर में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का इस्तेमाल यानी यूज किया गया। इसके तहत एक सिंगल चिप में हजारों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एकीकृत किया गया था, यानी एक चिप के रूप में हजारों ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एकीकृत किया गया था, जिसके कारण कंप्यूटर के आकार में बेहद छोटा होने के साथ साथ शक्तिशाली, टिकाऊ व सस्ते हो गए थे। कौन सी पीढ़ी के अंदर? चौथी पीढ़ी के अंदर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार और स्पीड वैसे ही अच्छी होती गई। कंप्यूटर भी विकसित किए गए। अब कंप्यूटर में उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग C लैंग्वेज, C++ और डेटाबेस DBase है, इनका यूज किया जाने लगा। अब C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज का यूज कौन सी पीढ़ी के अंदर किया गया? तो वो चौथी पीढ़ी के अंदर के कंप्यूटर में किया गया, ये याद रखना। कौन कौन से कंप्यूटर है इस पीढ़ी के? DEC 10 स्टार 1000 और PDP 11 ओक्रे फर्स्ट और IBM 4341 ये कंप्यूटर हैं फोर्थ जनरेशन के। वो फिफ्थ जनरेशन है, पांचवी
जनरेशन 1980 यानी टिल नाउ, अब तक टिल नाउ ये जनरेशन चल रही है अभी तक। 5वीं पीढ़ी में ULSI का उपयोग किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे आधारित ये कंप्यूटर है 5th जनरेशन के। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब का हुआ, सेकंड में ट्रांजिस्टर का हुआ, थर्ड में IC का हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट का, फोर्थ में VLSI का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इनका हुआ, और 5th के अंदर हुआ ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये याद रखना। इस पीढ़ी में कुछ एडवांस तकनीकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और क्वांटम कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और पैरेलल प्रोसेसिंग शामिल है। 5th जनरेशन के अंदर AI बेस्ड और एडवांस तकनीकी लेवल के चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई, उनका इन कंप्यूटर के अंदर यूज किया गया। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर बाकी सभी पीढ़ियों की तुलना बेहद फास्ट, आकार में छोटे, मल्टीटास्किंग और अधिक टिकाऊ थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरफेस अधिक यूजर फ्रेंडली हुआ। इंटरफेस यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो इंटरफेस होता है, इंटरकनेक्शन होता है, वो काफ़ी फ्रेंडली हुआ इस 5th जनरेशन के अंदर। इसके साथ कई कई फीचर भी जोड़े गए 5th जनरेशन के अंदर। नए नए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे वैसे स्पीड भी अच्छी होने लगी सिस्टम की, और आकार में भी छोटे होने लगे 5th जनरेशन के अंदर कंप्यूटर। कौन कौन से हैं? डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है और अल्ट्रा बुक है। ये 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर के मुख्य पार्ट देख लेते, कौन कौन से मुख्य पार्ट हैं। तो ये समझाया गया थ्योरी के रूप में कि मानव शरीर की तरह कंप्यूटर के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। इन सभी पार्ट्स के रूप में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जैसे अब मैं आपको कंटेंट है जो मुख्य पार्ट वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है, सिर्फ अपन इसको देख रहे हैं, और जिसका इसका प्रिंट निकलवा लेंगे अपन हार्ड कॉपी के रूप में, तो वो क्या हुआ? हार्डवेयर टाइप में हो जाएगा कि अपन इसका हार्ड कॉपी और ये सॉफ्ट कॉपी। तो वैसे ये हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिनको कंप्यूटर के पार्ट को हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। वे पार्ट जो फिजिकली हैं, अर्थात जिन्हें हम देख सकते हैं व छू सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटर के भौतिक भाग को बताते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, प्रोग्राम अथवा एप्लीकेशन भी कहा जाता है। इनमें बोला कि अपन सॉफ्टवेयर को सिर्फ अपन देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, जो एक एप्लीकेशन के रूप में होते हैं। अगर आप किसी सामान्य डेस्कटॉप पीसी को देखते होंगे तो आपको एक कैबिनेट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और यूपीएस देखने को मिलेगा। हालांकि अन्य पार्ट्स कैबिनेट के भीतर मौजूद होते हैं। तो कौन कौन से जानते हैं उनके बारे में कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये मेन सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, ये डायग्राम है, देख लो। मेन सर्किट बोर्ड ऐसे होता है कंप्यूटर के अंदर, विद डायग्राम मेंशन किया है मैंने कि कंप्यूटर एक मुख्य सर्किट होता है जिसको क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। तो ये क्या है? मेन सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड है, जो कैबिनेट के भीतर मौजूद ग्रीन कलर का एक बड़ा सा सर्किट होता है। इसका कार्य सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, ग्राफिक्स कार्ड को और अन्य हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करना होता है। साथ ही मदरबोर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ने रखने के लिए पोर्ट्स भी प्रदान करता है। कौन? मदरबोर्ड। अभी सीपीयू है, ये सीपीयू है, देख सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा साइज कम कर देता हूँ। ये सीपीयू है, इसके अंदर ये सीपीयू देखो, ये सीपीयू है। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। और ये जिस तरह हमारा दिमाग कार्य करने के लिए, सोचने, निर्णय लेकर काम करता है, ठीक उसी प्रकार सीपीयू यूजर द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं अपन, उनके आधार पर प्रोसेसिंग करके आउटपुट प्रदान करता है। एक तरह से सीपीयू कंप्यूटर के सभी पार्ट को संचालन व कंट्रोल करता है। मदरबोर्ड में सीपीयू सॉकेट में स्थित होता है। मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू सॉकेट में स्थित होता है, याद रखना। रैम है,
रैम क्या, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में होती है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अंदर होती है, जिसका उपयोग वर्तमान समय में सीपीयू द्वारा प्रोसेस किए जा रहे डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। और अन्यथा ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। रैम कैसी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। अर्थात कंप्यूटर टेम्पररी मेमोरी ऐसी होती है जैसे लाइट चली गई, अपन जो भी वर्क कर रहे थे तो हट जाएगा। टेम्पररी इसलिए होती है कि जो अपन काम करते हैं वो उसी टाइम कर सकते हैं, फिर लाइट जाते ही वापस से स्टार्ट दोबारा से अपन को करना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे टेम्पररी मेमोरी की अर्थात कंप्यूटर के बंद होते ही इसमें स्टोर डेटा मिट जाता है। मैंने बताया कि जैसे लाइट चलेगी तो अपन फिर से वापस से काम करेंगे तो वो डेटा जो पहले काम करते वो डेटा मिट जाएगा। और ये स्टोरेज डिवाइस की तुलना में रैम काफ़ी फास्ट होती है, हालांकि इसकी स्टोरेज क्षमता बाकियों के मुकाबले काफ़ी कम होती है। ये रैम की विशेषता है। स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क। स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से परमानेंट स्टोर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नली मेमोरी यानी बाहर से भी जोड़ सकते हैं हार्ड डिस्क को। सॉलिड स्टेट ड्राइव सबसे आम प्रकार की स्टोर डिवाइस है। यह दोनों ही बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर रख सकते हैं इसके अंदर, और आपके सिस्टम में मौजूद सभी फाइल, सॉफ्टवेयर और अन्य प्रकार के डेटा को इन्हीं में स्टोर कर सकते हैं। जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर हम सभी प्रकार की फाइल, सॉफ्टवेयर और डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं इस हार्ड डिस्क के अंदर। इन दोनों में डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने के लिए अलग अलग तकनीक का यूज होता है। इसके अलावा HDD और SSD में कई सारे अंतर हैं। कंप्यूटर में डेटा स्टोर डिवाइस के रूप में USB फ्लैश ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क CD, DVD और फ्लॉपी डिस्क का यूज कर सकते हैं, यानी इसमें यूज ली जाती है। किसके रूप में, स्टोरेज डिवाइस के रूप में यूज ले जाते हैं। CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क ये स्टोरेज डिवाइस होती है। इनपुट आउटपुट मैंने बताया क्या था पहले कि इनपुट आउट डिवाइस उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने और आउटपुट प्राप्त करने के काम आती है। कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस, माउस है, और आउटपुट के लिए प्रिंटर और मॉनिटर है। ये इसके थ्रू ये इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और इन डिवाइस को यूज़र और कंप्यूटर के बीच में क्या इंटरफेस मतलब इंटरकनेक्शन बना होता है, इंस्ट्रक्शन होता है इनके बीच में, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। इन डिवाइसों का उपयोग यूज़र कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। इन डिवाइस के उपयोग से यूज़र कंप्यूटर को क्या कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और मुख्य रूप से इनपुट आउटपुट के उदाहरण है। इनपुट आउटपुट के उदाहरण है कौन कौन से हैं वो, कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है और स्कैनर। ये इनपुट आउटपुट के उदाहरण है। इनपुट आउटपुट के उदाहरण कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और स्कैनर। तो ये आज अपनी 5th जनरेशन कंप्लीट, पाँचों की पाँचों कंप्यूटर कौन कौन सी। तो आप इस क्लास से अपन उनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जिसको भी बनाना हो। तो इस क्लास में पूरा मेंशन किया गया थ्योरी के रूप में हर चीज़ें, और MCQ मैं करवा दिया हूँ पहले भी और आगे भी करवा दूंगा। इनसे रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल के जितने भी MCQs बनते हैं PYQ जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो ये क्लास थ्योरी की बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो सभी साथी इस क्लास को देखना और शेयर भी करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।